हेलो फ्रेंड्स। तो हम SK 18 से पेपर 13 कर रहे थे या मेडिसिन 23 मई मॉर्निंग का पेपर कर रहे थे। 15 तक हमने MCQs कर लिए थे, अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो 15 था इसमें हम पढ़ रहे थे कि एक नियोनेट है, उसको ब्रॉट बाय हिज मदर विद द कंप्लेन ऑफ सीजेशन ऑफ ब्रेथ ऑन एंड ऑफ सीजेशन ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ में सियानोसिस है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है। ऑन एग्जामिनेशन डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट्स, एग्जामिनेशन के ऊपर जो चेस्ट मूवमेंट्स है वो डिक्रीज है ऑन लेफ्ट साइड के ऊपर एंड स्कल्टेशन लेफ्ट साइड पे, और ऑन स्कल्टेशन नो ब्रेथ साउंड, साथ में ब्रेथ साउंड्स भी नहीं है। चेस्ट मूवमेंट्स नहीं है लेफ्ट साइड पे, ब्रेथ साउंड लेफ्ट साइड पे नहीं है, सियानोसिस है, साथ में सीजेशन ऑफ ब्रेथ ऑन एंड ऑफ। ऑन एक्सरे बॉल लूप्स आर सीन, एक्सरे के ऊपर बॉल लूप्स दिखाई दिए चेस्ट एक्सरे पे। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। अब कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में क्या होता है? जो डायफ्राम होता है डिफेक्टिव होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास स्मॉल बॉल या स्टमक हमारे पास इंटर हुए होते हैं, कहाँ पे? चेस्ट में। इसके 3 टाइप्स थे। एक हमारे पास इसको हाइड्रल हर्निया भी कह रहे थे। इसमें हमारे पास ग्रेड 1 था, ग्रेड 2 था और ग्रेड 3 था। तो ग्रेड 1 में सिर्फ स्टमक का कुछ पार्ट था, ग्रेड 2 में पूरा स्टमक आया हुआ था, ग्रेड 3 में स्टमक के साथ दूसरे आर्गन भी जैसे स्मॉल बॉल वगैरह वो भी इंटर होते हैं। और इसी तरह जब डायफ्रैग्मेटिक इंजरीज होती हैं, आपने देखे होंगे RTA में या किसी और में, उसमें भी अगर आपको मल्टीपल स्मॉल बॉल लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं या मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल दिखाई देते हैं चेस्ट एक्सरे पे, तो वो आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड पे दिखाई देते हैं। राइट साइड पे क्यों नहीं दिखाई देते? राइट साइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर डायफ्रैग्मेटिक इंजरी भी हो तो स्मॉल बॉल वगैरह या लार्ज बॉल हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे लिवर प्रेजेंट है, तो वो अंदर इंटर नहीं हो सकते राइट साइड पे। खैर वहाँ वॉल एक अलग चीज़ है, वो इंजरी RTA में, लेकिन ये कॉन्जेनिटल है, ठीक है। तो ये कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है। उसके बाद ये आगे फिर से यही क्वेश्चन है 16, लेकिन यहाँ पे फिर ऑप्शंस अलग हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है पेटेंट प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल। प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल जो होता है वो ओपन है, प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल ओपन है कह रहा है, उसकी वजह से जो हमारे पास स्मॉल बॉल के लूप्स हैं वो इंटर हो रहे होते हैं चेस्ट के अंदर। तो ये भी इसका आंसर है। तो वो ऑप्शन में अगर ये दिया होगा तो इसको आपने टिक करना है, अगर कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया दिया होगा तो उसको आपने टिक करना है। आगे है लेडी हैड अ डिफिकल्ट लेबर एट होम इन विलेज, शी वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ परविजाइनल ब्लीडिंग एंड ओजिंग फ्रॉम द गम्स फॉर द लास्ट 10 आवर्स है। अच्छा, उसको अभी ओजिंग फ्रॉम द गम्स हो रही है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? या तो प्लेटलेट्स डिक्रीज है या विटामिन C डिफिशियंसी है। और CBC शोज 6 ग्राम, अब CBC बहुत कम है, 6 ग्राम पर DL। प्लेटलेट्स 30,000 देखें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, एनीमिया भी है। TLC डेज है 24,000 विद न्यूट्रोफिलिया, अच्छा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एक्यूट। पेरिफेरल ब्लड फिल्म शोज बर्थ सेल्स भी इसमें प्रेजेंट है। हर PT एंड एपिडिटी वाज प्रोलॉन्ग्ड है मोस्ट लाइकली। तो कोagulation प्रोफाइल में क्या है? PT एपिडिटी प्रोलॉन्ग है। तो मोस्ट लाइकली काज इसमें क्या है? DIC है, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation। डिसमिनेटेड मीन्स बिखरा हुआ या फैला हुआ पूरे सर्कुलेशन में। इंट्रावास्कुलर मीन्स, इंट्रा मीन्स इनसाइड, वास्कुलर मीन्स वेसल के अंदर। तो तमाम वेसल्स के अंदर क्या है? कोagulation फैल चुका है। ये इसमें क्या होते हैं? इसमें देखें, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हैं, RBCs डिक्रीज होते हैं, CBC के ऊपर एनीमिया होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स डिक्रीज है, इस वजह से गम से ब्लीडिंग हो रही है, और RBCs डिक्रीज हैं, उसकी वजह से वीकनेस, फैटिग वगैरह, डिस्निया वगैरह हो गई। उसके बाद PT एपिडिटी जो प्रोलॉन्ग होंगे तो उसकी वजह से क्या होगी? वो भी प्रोलॉन्ग, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब चीज़ें इसमें, ये सब एब्नॉर्मलिटीज़ होते हैं। एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, इन्फेक्शन होगी न्यूट्रोफिलिया जैसे, और साथ में क्या होगा? कोagulation प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होगा। तो ये, और साथ में क्या है? D डायमर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डिग्रेडेशन फाइब्रिन प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये अगर होंगे लैब रिपोर्ट्स में तो ये शो करता है DIC को, और ज़्यादातर ये प्रेगनेंसीज में हमारे पास होते हैं। ड्यूरिंग लेबर हो सकता है, लेडी या पोस्ट ऑप होता है ना, पोस्टमार्टम। लेडी हैड अ डिफिकल्ट लेबर एट होम इन विलेज, ये फिर से वही क्वेश्चन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन विल कॉज इंक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम T लिम्फोसाइट्स। तो कौन सा इंटरल्यूकिन रेड ब्लड सेल्स से रिलीज होता है? कौन सा इंटरल्यूकिन T लिम्फोसाइट से रिलीज होता है और वो रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करेगा? तो वो है इंटरल्यूकिन 3।
इंटरल्यूकिन 3 टी लिम्फोसाइट से रिलीज होता है और आरबीसीज को एक्टिवेट करता है, एरिथ्रोपोइसिस को एक्टिवेट करता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। आफ्टर वेगल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट, अगर हार्ट के हम वेगल स्टिमुलेशन कर दें, हार्ट रेट स्लोज डाउन, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, मतलब ब्रेडिकार्डिया हो जाती है। परमेबिलिटी ऑफ एसए नोड इंक्रीज फार, तो उस वक्त क्या है, जो हार्ट रेट स्लो हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि एसए नोड की परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। किस चीज़ के लिए, मैग्नीशियम, पोटाशियम, क्लोराइड, सोडियम, फास्फोरस, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर है पोटाशियम। अब ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से देखें, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे पास एसए नोड होता है, एसए नोड में जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, एमसीक्यू आया था कि इसका जो पेस मेकर एक्टिविटी होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, सोडियम पे। सोडियम लीकी चैनल के ज़रिए सोडियम इंटर होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक -70 तक पहुंचेगा। उसके बाद जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, वो फिर कहाँ से करेंगे, एक्शन पोटेंशियल। तो मैंने कहा था एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसए नोड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कैल्शियम चैनल्स पे, कैल्शियम एंट्री पे। और जो पेस मेकर एक्टिविटी है, शुरू वाला इनिशियल जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा रहा है, वो क्या है, सोडियम चैनल्स पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, फिर जब ये हो गया एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला फेज जो होता है, जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंटर हो गया और वोल्टेज हमारे पास 0 तक या +10 तक पहुंच गया, तो फिर ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हमारे पास क्या है, आहिस्ता आहिस्ता से बंद होना स्टार्ट होंगे। और साथ में क्या है, पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। तो पोटाशियम चैनल ओपन हो गए और कैल्शियम चैनल अभी तक कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुए, होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक थोड़े अरसे के लिए जितना पोटाशियम बाहर निकलेगा उतना कैल्शियम अंदर इंटर हो रहा है। पोटाशियम क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि पोटाशियम सेल में ज़्यादा है, इस वजह से पोटाशियम अभी भी बाहर निकल रहा है और कैल्शियम अभी तक इंटर हो रहा है। तो इक्वल क्वांटिटी में जब ये एक्सचेंज हो रहा होगा तो उसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन आता है, जिसको कह रहे थे क्या, प्लेटो फेस। अब उसके बाद फिर क्या होता है, एक रीपोलराइजेशन वाला फेस होता है। उसमें क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स बिल्कुल क्लोज हो गए सारे और पोटाशियम चैनल अभी ओपन है सारे, तो पोटाशियम बाहर निकल रहा है। जब पोटाशियम बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन। अब इस रीपोलराइजेशन के बाद नॉर्मली क्या है, -90 तक आना चाहिए, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक सेल का जो हमारे पास चार्ज है। लेकिन क्या है, जब एसए नोड को वेगस नर्व स्टिमुलेट करेगा तो ये पोटाशियम चैनल ओपन रहेंगे ज़्यादा देर तक, तो ज़्यादा पोटाशियम निकलेगा, ज़्यादा पॉजिटिविटी निकलेगी, तो नेगेटिविटी -90 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल कहाँ तक होगा, -100 तक जाएगा। अगर -90 तक जाता है उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, उससे भी नीचे जा रहा है तो इसको हम कह रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो जब हाइपर पोलराइजेशन हो गई तो अगला जो हमारे पास क्या है, हार्ट बीट प्रोड्यूस करने के लिए, अगला एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो पेसमेकर को बहुत ज़्यादा सोडियम की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से अगली बार जो है एक्शन पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करवाना मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह से हार्ट रेट फिर स्लो हो जाती है। अच्छा, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें देखें, इसमें एक चीज़ होता है, हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगला चीज़ होता है डीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद होता है रीपोलराइजेशन, RE। उसके बाद है हाइपर पोलराइजेशन। अब देखें, डीपोलराइजेशन, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना या ख़त्म करना। पोलराइजेशन का मतलब चार्ज को ख़त्म करना। जब सेल हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है तो उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, हम कहते हैं कि सेल पोलराइज्ड स्टेट में है। पोलराइज्ड स्टेट क्यों कहते हैं, पोलर्स का मतलब होता है अपोजिट एंड्स। जैसे पोलर मालिक्यूल्स हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे, उनका एक पॉजिटिव एंड था, एक नेगेटिव एंड था। सेम इसी तरह आप सेल को और सेल के आउटसाइड को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, इनको आप समझें कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये समझें क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, सेल को कह रहे हैं कि सेल पोलराइज्ड स्टेट में है, सेल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास सोडियम इंटर होगा, एसए नोड की बात कर रहा हूँ ना, तो -70 तक जब चार्ज जाएगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसको कहेंगे। उस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, तो कैल्शियम मज़ीद इंटर होगा, बहुत तेज़ी से इंटर होगा, तो वो काज करेगा क्या, इस नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अब जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, 0 तक जाएगा, तो हम कहते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल हो गया, या फिर इसको हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब पहले जो पोलराइज स्टेट में था वो डी हो गई, वो ख़त्म हो गई, एंड हो गई। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर गौर करें, चीज़ों के ऊपर, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है ना, आपको खुद समझ आ जाएंगे।
क्योंकि उसके जो अपने जो वर्ड होता है ना, उसी के अंदर उसके अपनी मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं। उसके बाद फिर अगला जो है हम जो कहते हैं क्या, रिपोजिशन। अब ऐसे नोड में तो प्लेटो फेस भी होता है, बाकी तमाम सेल्स में नहीं होता, बाकी सेल्स में नहीं होता, तो उसमें डायरेक्ट फिर रिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब रिपोजिशन का क्या मतलब होता है कि वापस चार्ज का आ जाना सेल के ऊपर। तो वापस नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब पोटाशियम चैनल ओपन होंगे तो पोटाशियम अंदर ज़्यादा है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है, तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ चीज़ें जाती हैं। तो पोटाशियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो जब बाहर निकलेगा तो अंदर वापस नेगेटिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो -70, 80, 90 तक पहुंच जाएगा। जब -90 तक पहुंच गया उसको फिर हम नाम देते हैं पोलराइज्ड स्टेट, या फिर क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब वेगस नर्व जब स्टिमुलेट कर रहा है तो वो पोटाशियम चैनल्स को ज़्यादा देर तक ओपन किए रखता है। उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा पोटाशियम बाहर निकलेगा, तो -90 से भी नीचे जाएगा पोटेंशियल, -100 तक फॉर एग्जांपल जाएगा। उसको फिर हम नाम देंगे हाइपर पोलराइजेशन, मतलब चार्ज मज़ीद बढ़ गई, नॉर्मल से भी ज़्यादा, हाइपर मीन्स इंक्रीज। अच्छा, तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो परमेबिलिटी किस चीज़ के लिए बढ़ गई, पोटाशियम चैनल के लिए। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आता है, इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है ना, उसमें हमारे पास पोटाशियम और सोडियम दोनों दिए होते हैं। उसमें फिर इंक्रीज की बात नहीं होती, उसमें ये लिखा है आफ्टर व्हीकल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट रेट स्लोज डाउन ड्यू टू परमेबिलिटी ऑफ एसए नोड फॉर। अब इसमें ये नहीं लिखा ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ एसए नोड, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि हार्ट रेट स्लो हो रहा है, किस वजह से, परमेबिलिटी ऑफ एसए नोड, किस चीज़ के लिए, ये नहीं कहा गया कि इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसमें हमारे पास इन्होंने बी ऑप्शन दिया हुआ है, पोटाशियम एंड सोडियम। पोटाशियम के लिए तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से हाइपर पोरेशन हो रही है ऐसे नोट के, उसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, ये हो गया। और दूसरी बात, सोडियम चैनल, सोडियम हमारे पास इंक्रीज होगा। सोडियम सोडियम कैसे इंक्रीज होगी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है ना, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी मतलब वेगस नर्व, वो ऐसे नोड को एक्टिवेट करेगा और डिक्रीज करेगा, वहाँ से क्या है, हार्ट रेट को कैसे डिक्रीज करेगा, डिक्रीज सोडियम इन्फ्लक्स। हाँ, अब जो सोडियम चैनल्स हैं, जो शुरू में क्या कर रहे थे, सोडियम लीकी चैनल, उनको भी क्या करेगा ऐसे नोड, वेगस नर्व उनको भी स्टॉप करवाएगा, क्लोज करवाएगा, जिसकी वजह से सोडियम आहिस्ता आहिस्ता एंटर होगा, तो उसकी वजह से भी हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा पोटाशियम इफ्लक्स को इंक्रीज करता है, हाइपर पोजीशन काज करवाता है। और ये जो हाइपर पोजीशन काज करवा रहा है, ये ऐसे नोड के ऊपर नहीं, ये ज़्यादा एवी नोड के ऊपर करवाएगा। जब एवी नोड पे ये होगा तो कंडक्शन, एवी नोड का फंक्शन क्या था, कंडक्शन, तो डिक्रीज कंडक्शन ऑफ एवी नोड, नेगेटिव डोमो। अच्छा, और कंडक्शन को हम नाम दे रहे थे ड्रोमोट्रॉफिक एक्शन, और जो हार्ट रेट को उसको हम कह रहे थे क्रोनोट्रॉफिक, और एक चीज़ और थी उसको हम नाम दे रहे थे आइनोट्रॉफिक, वो फिर हार्ट मसल्स की कंट्रक्शन, ठीक है, कार्डिक मसल्स की। तो ये दोनों को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्रोनोट्रॉफिक एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर रहा है, एस ए नोड के ऊपर, सोडियम चैनल को एस से, एस ए नोड एस से सोडियम, इस तरह से याद रखेंगे, सोडियम चैनल्स को ये क्लोज करवा रहा है, सोडियम लीकी चैनल्स को एस ए नोड के ऊपर, और ए वी नोड के ऊपर क्या करवा रहा है, पोटाशियम चैनल्स को ओपन कर रहा है, पोटाशियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज करवा रहा है। हाइपर पोलराइजेशन काज करवाएगा तो एवी नोड से क्या है, कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ड्रोमोट्रॉफिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव ड्रोमोट्रॉफिक एक्शन। अब ये दोनों क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में थे, अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। अ पेशेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर टॉन्सिलेक्टोमी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी डन है। तो एपीटी हम करेंगे टॉन्सिलेक्टोमी से पहले। कोगुलेशन प्रोफाइल हमेशा हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसे ना हो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, सर्जरी, तो उस वक्त एस्पायरेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। अ यंग बॉय हिट बाय अ बॉल ऑन टेम्पोरल रीजन, अब टेम्पोरल रीजन के ऊपर अगर कुछ हिट करें तो यहाँ पर एक आर्टरी होती है MMA से याद रखो, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, मिक्स्ड मार्शल आर्ट या MMA, मिडल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे टेम्पल पे होती है, ठीक है। तो ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी जब यहाँ पर टेम्पल के ऊपर जब ब्लो लगती है तो उसकी वजह से ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी क्या होता है, डैमेज होता है, उसकी वजह से जो हीमाटोमा बनता है उसको क्या कहते हैं, एपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। ये हीमाटोमा पर क्या है, ड्यूरामीटर और कैलवेरिया, ये एमसीक्यूज भी बार बार आता है, कैलवेरिया का मतलब उसका, इनके दरमियान फिर ब्लड एक्युमुलेट होता है, और इसका शेप क्या होता है, कन्वेक्स शेप, बाई कन्वेक्स शेप, दोनों तरफ से बाई कन्वेक्स होगा, और ये क्या है, सूचर्स को क्रॉस नहीं करता, और इसमें ल्यूसिड इंटरवल भी प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज आते रहते हैं।
तो आप देखें इसने आगे क्या दिया है कि एक्सरे के ऊपर ये फिर से वही कह रहा है ना, लीनियर फ्रैक्चर है पैराइटल बोन की। व्हाट इज़ द काज ऑफ स्वेलिंग, स्वेलिंग की काज क्या है, वही है रप्चर ऑफ इंटरमेनिंजल आर्टरी। उसके बाद है मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर इन फेस ऑफ कार्डिक साइकिल। अब ये मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ, दूसरी तीसरी बार समझा रहा हूँ। एक एरोटिक प्रेशर की बात होती है, एक वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात होती है। इनको आपने याद रखना है, इनसे एमसीक्यूज आते हैं और ये बहुत ईजी है। कॉमन सेंस की एक बात आपको बताता हूँ। एरोटिक प्रेशर की जब हम बात करें तो जब एरोटा में ब्लड मैक्सिमम होगा तो हम कहेंगे एरोटा का प्रेशर मैक्सिमम है। जब एरोटा में ब्लड मिनिमम होगा तो हम कहेंगे एरोटा में प्रेशर मिनिमम है। मतलब ब्लड की क्वांटिटी को देखेंगे। जब मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड होगा एरोटा में तो हम कहेंगे मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर है। जब मिनिमम क्वांटिटी होगी तो हम कहेंगे मिनिमम एरोटिक प्रेशर है। अब आ जाते हैं कौन से फेसेस होते हैं जिसमें एरोटा में मैक्सिमम प्रेशर होता है। पहले एक फेस होता है, उसको कहते हैं रैपिड इजेक्शन फेस। अब स्टूडेंट रैपिड को देख के उनको लगता है कि ये रैपिड इजेक्शन है तो इस वजह से क्या होगा, एओर्टा का प्रेशर इसमें मैक्सिमम होगा। लेकिन क्या होता है, रैपिड इजेक्शन फेस के बाद एक और फेस होता है रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस। रैपिड इजेक्शन फेस में एओर्टा में तमाम ब्लड इंटर नहीं होता वेंट्रिकल का, कुछ ब्लड अभी तक वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, तो वो रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में फिर इंटर होता है एओर्टा में। अब इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। तो इसमें आंसर होगा रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस। क्यों होगा अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हार्ट में कितना 100 ml ब्लड प्रेजेंट है। जब रैपिड इजेक्शन फेस आएगा, रैपिड इजेक्शन फेस जैसे स्टार्ट होता है एओर्टिक वाल्व ओपन होता है, एओर्टा से ब्लड निकलता है। फॉर एग्जांपल उस 100 में से क्या है 70 ml ब्लड इंटर हो गया रैपिड इजेक्शन फेस के दौरान, किसमें वेंट्रिकल एओर्टा में। कितना रह गया 30 ml। फिर रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस के दौरान वो 30 ml भी इंटर हो जाएगा किसमें एओर्टा में। तो अब जो रैपिड इजेक्शन फेस था उस दौरान एओर्टा में कितना ब्लड वॉल्यूम कितना था, क्वांटिटी कितनी थी 70 ml। और रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस जब हो गया तो 70 पहले से मौजूद है, साथ में 30 और चला गया तो अब कितना हो गया 100 ml। तो अब आप बताएं रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा है या रैपिड में, तो रिड्यूस्ड में ज़्यादा है ना, इस वजह से प्रेशर भी रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में ज़्यादा होगी सॉरी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस नहीं होता ऑप्शन में, फिर आप रैपिड इजेक्शन फेस लगा सकते हैं। अब मिनिमम एरोटिक प्रेशर मैंने कहा कब होगा, जब एरोटा में ब्लड मिनिमम होगी। मिनिमम ब्लड कब होगी, जब एरोटा का एरोटिक वाल्व जो है वेंट्रिकल का वो क्लोज होगा, वेंट्रिकल से ब्लड इंटर नहीं हो रहा है एरोटा में, तो एरोटा में ब्लड मिनिमम है, इस वजह से एरोटिक प्रेशर भी मिनिमम होगी। तो जो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है वो हमारे पास आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एओर्टिक वाल्व भी क्लोज है, ऊपर से माइट्रल वाल्व भी क्लोज है। इस वजह से हम कह रहे हैं आइसो। आइसो मीन्स सेम, वॉल्यूम मीन्स ब्लड वॉल्यूम, कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम सेम है, ना ऊपर से कोई ब्लड इंटर हो रहा है ना नीचे से कोई ब्लड इजेक्शन हो रही है, मतलब जो ब्लड की क्वांटिटी है वो सेम है। तो उस दौरान इस आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या है, स्टार्ट में बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए थोड़ा कंट्रैक्शन हो रहा होता है, लेकिन अभी तक वाल्व्स क्लोज होते हैं दोनों। क्योंकि ये कंट्रैक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा जैसे बढ़ जाता है ना, तो फिर वो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है। उस फेस को क्या कहते हैं, रैपिड इजेक्शन फेस। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान ब्लड बिल्कुल एरोटा में नहीं इंटर हो रहा, एरोटा में ब्लड मिनिमम है, इस वजह से उसका प्रेशर भी मिनिमम होता है। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं। लोग कहते हैं ये रट्टे वाली चीज़ें, रट देखें अगर आप कंसेप्ट गेन करना चाहें तो हर चीज़ का कंसेप्ट है, सिवाय वैल्यूज़ होते हैं, मसल्स कुछ होते हैं तो उसमें आप रट्टा लगा लें, बाकी कंसेप्ट्स होते हैं। और आप पार्ट 1 जो है रट्टे से, आप अगर आपको ये लग रहा है कि आप रट्टे से पार्ट 1 क्लियर करेंगे तो ये आपकी गलती है, ये मिस्टेक ना करें आप। देखें वो फिर लक है, किसी किसी का लक इस तरह से काम कर लेता है कि कभी कभार पार्ट 1 के जो MCQs होते हैं वो पास पेपर सारे SK वाले रिपीट होते हैं। तो वो जब रिपीट होते हैं तो पहले से स्टूडेंट्स ने पढ़े होते हैं, रट्टे लगाए होते हैं, तो तुक्के लग जाते हैं, उनका क्लियर हो जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभार होता है। ज़्यादातर जो MCQs होते हैं वो कंसेप्ट वाले होते हैं, आपको नहीं लग रहा होता कि इसमें कंसेप्ट है, लेकिन वो कंसेप्ट वाले होते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट होंगे ना, तो फिर अगर वहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे भी हो जाए, स्टेटमेंट थोड़ा चेंज भी हो जाए, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ रट्टा लगाया होगा ना, तो वहाँ पे ऑप्शन अगर थोड़े आगे पीछे हो गए, स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और CPSP का कोई पैटर्न तो है नहीं, वो कभी भी आपके ऑप्शन भी चेंज करेगा, स्टेटमेंट्स भी चेंज करे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो रट्टा नहीं लगाएं, मेरी माने आप कंसेप्ट गेन करें,
कंसेप्ट गेन करके उसके बाद फिर आप बेशक रट्टा लगाते हैं भी लगा लें, लेकिन कंसेप्ट अगर आप गेन कर लें तो फिर आपको रट्टे लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको एक चीज़ याद हो जाती है। तो ये बात याद रखें, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर और मिनिमम एरोटिक प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर की तरफ आते हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होती है उसमें एक बात याद रखें, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर का क्या मतलब होता है कि वेंट्रिकल में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जब वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो फिर जाहिर सी बात है नीचे कौन सा वाल्व है वेंट्रिकल के नीचे, एओर्टिक वाल्व है, तो वो ओपन हो जाएगा। जाहिर सी बात है प्रेशर जब ऊपर से ज़्यादा होगा तो नीचे जो वाल्व है वो ओपन उसने होना है, तो वो ओपन हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर उस दौरान होती है जिस दौरान एओर्टिक वाल्व ओपन होता है। तो ये कौन सा फेज़ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, रैपिड इजेक्शन फेज है। अब समझ आ रही है। एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम कब थी, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज के दौरान, लेकिन वेंट्रिकुलर प्रेशर मैक्सिमम कब है, रैपिड इजेक्शन फेज के दौरान। मैक्सिमम प्रेशर है उसी की वजह से वेंट्रिकल एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा है और रैपिडली बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ क्या है ब्लड इजेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल से एओर्टा में। सही है, प्रेशर ज़्यादा है मैक्सिमम, इस वजह से रैपिड इजेक्शन हो रही है। ठीक है ना, सिंपल सा एक कंसेप्ट है। आप खुद जैसे आप वो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल टेप वाटर आ रहा होता है तो आप पाइप पे पानी आ रहा है, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या है पाइप से वो जो ब्लड है बहुत तेज़ी से क्या नाम है पानी बहुत तेज़ी से आएगा, लेकिन अगर प्रेशर कम है तो स्लोली आएगा। सही है ना। तो अब क्या है वहाँ वेंट्रिकल में भी प्रेशर मैक्सिमम है, इस वजह से क्या है बहुत तेज़ी से ब्लड इंटर होगा, एरोटिक वाल्व ओपन होगी और वो एरोटा में ब्लड बहुत तेज़ी से इंटर होगा, इस वजह से उसको कहते हैं रैपिड इंजेक्शन फेज। दूसरा हमारे पास है मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा। मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर जब होगी ना, इसमें एक बात याद रखें, आता दोनों में रैपिड है, मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर है और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर दोनों में रैपिड वाला लफ्ज़ आता है, और लेकिन अगला जो हमारे पास वर्ड है वो डिफरेंट होता है। अब देखें रैपिड जो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल का, उस वक्त जाहिर सी बात है ब्लड ने निकलना है, और मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर का ये मतलब है कि वेंट्रिकल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ब्लड भी पहले से कम है, इस वजह से ऊपर से क्या है जो भी चीज़ है वो बहुत तेज़ी से आ सकता है। तो वेंट्रिकल का प्रेशर कब मिनिमम होगा, जब रैपिड फिलिंग फेस होगी, मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर मिनिमम है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से उसकी रैपिड फिलिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से ब्लड आ रहा है। अगर वेंट्रिकल में कुछ प्रेशर होता या पहले से कुछ ब्लड होता तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस होती, ऊपर से ब्लड जो आ रहा होता उसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस होता, इस वजह से वो तेज़ी से एंटर नहीं हो सकता था, वो स्लोली फिर एंटर होता। समझ आ रही है ना। एक चीज़ है जिसमें हमारे पास प्रेशर नहीं है तो इस वजह से ऊपर से वो चीज़ क्या है, ऊपर से ब्लड जो है बहुत तेज़ी से एंटर हो सकता है, रैपिड फिलिंग हो सकती है। तो मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगी, रैपिड फिलिंग फेज के दौरान। ये आपको समझ आ गई। अब दो और चीज़ें वो भी याद रख लें, एक है मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग है और एक है मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फिल्ड। एक है फिल्ड एक फिलिंग। अब मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो भी कब होती है, यही रैपिड फिलिंग फेज के दौरान। मतलब मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो कब होता है, रैपिड फिलिंग फेज के दौरान, और इसी दौरान हमारे पास मैक्सिमम फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल की, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है, पहले से ब्लड नहीं है, इस वजह से क्या है उसकी फिलिंग एक तो रैपिड फिलिंग हो रही है और मैक्सिमम फिलिंग होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग कब होती है, रैपिड फिलिंग फेज के दौरान। और एक चीज़ पर आती है मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फील्ड। तो मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फील्ड, वेंट्रिकल मैक्सिमम फिल हो चुका है, वो फिल्डिंग हो रही है, अब मैक्सिमम फिल हो चुका है। तो फील्ड अगर आ जाए तो उसमें आर्टेरियल सिस्टोल है। उसकी वजह यह है कि इस जो वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है रैपिड फिलिंग फेज, उसके दौरान जो नेक्स्ट फेज है, फॉर एग्जांपल इस दौरान 80 ml इंटर हो गया वेंट्रिकल में, तो एक अगला फेज भी है उस दौरान, इसके बाद क्या होगा, आर्ट्रिया की कंट्रैक्शन होगी, आर्ट्रियल सिस्टोल होगा। तो मज़ीद फॉर एग्जांपल 20 ml मज़ीद इंटर हो गया, तो अब वेंट्रिकल में कितना ब्लड हो गया, 100।
तो मैक्सिमम फिलिंग कब हुई थी? 80 ml इंटर हो गया था रैपिड फिलिंग फेज के दौरान, तो मैक्सिमम फिलिंग तो उस टाइम हुई। लेकिन क्या है, वेंट्रिकल में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड कब होगी? तो जब बाद में आर्टेरियल सिस्टोल होगा, मजीद ब्लड इंटर होगा 20 ml, तो उस वक्त क्या है, वेंट्रिकल में मैक्सिमम ब्लड प्रेजेंट है, 100 ml प्रेजेंट है। तो इस वजह से हम कहते हैं मैक्सिमम वेंट्रिकल फिल्ड कब होते हैं? आर्टेरियल सिस्टोल के दौरान। तो ये होप आपको समझ आ गई होंगी, मैंने बहुत डिटेल से और क्लियर कंसेप्ट आपको दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, अ यंग बॉय हिट बाय अ बॉल है ऑन टेम्पोरल रीजन। चलो ये तो हो गया, एरोटिक प्रेशर भी हो गया। उसके बाद अराउंड 60% वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स इन रैपिड फिलिंग फेज के दौरान। देखें, वेंट्रिकुलर फिलिंग कह रहा है 60% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग वो रैपिड फिलिंग फेज के दौरान हो रहा है, मतलब मैक्सिमम फिलिंग भी इसी रैपिड फिलिंग फेज के दौरान हो रहा है। लेकिन क्या है, इस वक्त प्रेशर कितना है वेंट्रिकल का? मिनिमम है। इन चीज़ों का आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये कंसेप्ट वाली चीज़ें, थोड़ा सा आप इनको सोचें, आपको समझ आ जाएंगी। नेजल बॉयल्स आर यूजुअली काज्ड बाय, बॉयल्स हमेशा उसको मोस्ट कॉमनली स्टेफ ऑरियस काज करता है, चाहे नेजल बॉयल्स हो चाहे किसी और बॉडी पार्ट्स पे हो। अ पर्सन इज अनेबल टू लोअर हिज आइज लिजन इन, एक पर्सन है वो अपने आइज को लोअर नहीं कर सकता, मतलब नीचे नहीं दे सकता। नीचे नहीं दे सकता इसका मतलब प्रॉब्लम किस चीज़ में है, या सुपीरियर ओब्लिक में है या फिर किस चीज़ में है, उसमें सॉरी इन्फीरियर रेक्टस, इन दो चीज़ों में। लेकिन मोस्ट कॉमनली इन्फीरियर ओब्लिक में प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से एक आई बाल ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रोक्लियर नर्व ठीक है, ये वाला ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है। ट्रोक्लियर नर्व सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई कराता है, लेकिन सुपीरियर ओब्लिक मसल डिप्रेशन करवाता है। तो ये आई तो नीचे देख पाएगा, लेकिन ये आई यहाँ पर ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है तो ये नीचे नहीं देख पाएगा। तो वो जो चीज़ है वो हमें क्या है, डबल दिखाई देगी, स्पेशली जब हम डाउन स्टेज जा रहे होंगे। तो इसको कहते हैं वर्टिकल डिप्लोपिया। अच्छा, फिर अभी ये क्या कह रहा है, लीजन कहाँ पे है? तो लीजन जो है मिड ब्रेन में है। अब इसने लीजन की लोकेशन पूछी, कभी कभार वो आपसे नर्व पूछता है, नर्व यहाँ कौन सा है, ट्रोक्लियर नर्व है। और जो लीजन है वो कहाँ पे, मिड ब्रेन, क्योंकि थर्ड नर्व और फोर्थ नर्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिड ब्रेन में। आइज ऑफ अ पर्सन कांट बी रोटेटेड फ्रॉम एडक्टेड पोजिशन। तो एक पर्सन है, उसकी जो आइज़ हैं वो एडक्टेड पोजिशन है, मतलब मीडियली देख रहे हैं, ठीक है, नोज़ की तरफ। तो वहाँ से वो वापस उसको एबडक्ट नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल रोटेशन या आउटवर्ड एबडक्शन ऑफ आई बार कौन करवा रहा था, लेटरल रेक्टस मसल। और उसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा था, इनर्वेट कर रहा था, तो वो था एब्ड्यूसेंट नर्व। ये मैंने आपको बताया था, LR6 मतलब लेटरल रेक्टस को क्रेनियल नर्व 6 एब्ड्यूसेंट नर्व इनर्वेट कर रहा है। और SO4 है, हाँ, सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व या ट्रोक्लियर नर्व। उसके बाद थ्री जो है ऑल अदर मसल्स को, ऑल अदर मसल में क्या आते हैं, सारे रेक्टस आते हैं, सिर्फ लेटरल रेक्टस को छोड़ के, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस। और उसके बाद ओब्लिक आ जाती है, सुपीरियर ओब्लिक को छोड़ के, क्योंकि उसको ट्रोक्लियर सप्लाई कर रहा है तो इन्फीरियर ओब्लिक। मतलब ये चार मसल को क्या है, ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करता है। साथ में ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या है, इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर मसल कौन से होते हैं, जो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर होता है वो होता है, साथ में सिलियरी मसल है, उनको भी कौन सप्लाई कर रहा होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। इसके अलावा जो हमारे पास अपर आईलिड में एक हमारे पास मसल होता है, लेवेटर पाल्पेब्री, उसको भी हमारे पास थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व इनर्वेट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है कि वो एबडक्ट नहीं कर पाता ना, मीडियली उसके एडक्टेड पोजीशन में है आई बाल, और वो उसको रोटेट नहीं कर पाता या एबडक्ट नहीं कर पाता, तो मतलब लेटरल रेक्टस या एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज है। तो ये क्या, ये मसल का पूछ रहा है, लेटरल रेक्टस, अगर नर्व का पूछता है एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज है। अ लेडी सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा ब्रेस्ट है अंडरगोस टोटल मेस्टेक्टमी डेवलप एडिमा ऑफ राइट लिम्ब है। अच्छा, उसको हम लोगों ने मेस्टेक्टमी किया, अब क्या है, राइट लिम्ब की एडिमा हो गई। अब एडिमा क्यों हो गई, इस वजह से हो गई, देखें कि जब हम लोग मेस्टेक्टमी करते हैं, टोटल मेस्टेक्टमी, उसमें हम लोग क्या है, लिम्फ जो नोड्स हैं उनको भी निकाल देते हैं। जब लिम्फ नोड्स को आप निकालेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लिम्फ जो हमारे पास फ्लो था वो डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से एडिमा तो होगा। विच आर द फॉलोइंग कैन बी द रीज़न फॉर दिस एडिमा। ये देखें, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि लिम्फ नोड्स आपने निकाल दिए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना उनके लिए, लिम्फ को फ्लो के लिए। यंग बॉय विद प्रोटीन यूरिया 3.5 है एंड होल बॉडी स्वेलिंग है काज ऑफ एडिमा। अब देखें, एक यंग बॉय है, वो कह रहा है कि उसको प्रोटीन यूरिया हो रही है, प्रोटीन उसके बॉडी से निकल रहा है 3.5 ग्राम पर DL, तो अब उसका पूरा बॉडी स्वेल हो गया है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, और ये पूछ रहा है कि ये स्वेलिंग किस वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन सारा निकल रहा है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कम हो गया। प्रोटीन जब कम हो जाएगा तो क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर का काम क्या था, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है, सॉल्यूट्स का होता है हमेशा, और सॉल्यूट्स क्या करते हैं, सॉल्वेंट को अपने साथ अट्रैक्ट किए रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो जो प्रोटीन है उसका काम भी यही होता है कि
प्लाज्मा के अंदर जो फ्लूइड है, वाटर है, उसको अपने साथ अट्रैक्ट किए रखता है। लेकिन जब प्रोटीन कम होगा तो वो वाटर अट्रैक्ट नहीं रह सकता प्रोटीन के साथ, तो वो जो प्लाज्मा में वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड कैपिलरीज से निकलेगा, एक्युमुलेट होगा पूरे बॉडी में और एडिमा काज करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि प्रोटीन जब भी कम होता है तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है। और प्रोटीन यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, उसने खुद बता दिया है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। उसके बाद ओल्ड एज है विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, तो इसका भी मोस्ट कॉमन काज वही हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, ब्लड के अंदर प्रोटीन कम है ओल्ड एज में, है ना। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैसिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, व्हाट्स द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन है। एक पेशेंट है वो जो है मैसिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के साथ आया है, तो साइट ऑफ ओरिजिन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था ये थ्रोम्बस, तो वो जो है पोप्लिटियल वेंस में। बाकी जो दिए हुए हैं डीप वेंस ऑफ अपर लिम्ब वहीं पे, वहाँ पे तो नहीं होता। लोअर लिम्स के जो डीप वेंस हैं उनमें डीवीटीज होते हैं ना, ये डीवीटीज की बात कर रहे हैं। उसके बाद है फीमोरल आर्टरी, टिबियल आर्टरी नहीं, आर्टरीज में नहीं होता। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो होती है उसमें जो थ्रोम्बस होते हैं, क्लाट्स होते हैं, वो डीप वेंस में बनते हैं, ठीक है, डीप वेंस ऑफ लेग्स में, जिसमें पोप्लिटियल वेन आता है और फीमोरल वेंस वगैरह आता है। सुपरफिशियल वेंस इसमें नहीं आते, सिफनस वेन इसमें नहीं आता, आर्टरीज इसमें नहीं आते हैं ना। तो ये फिर थ्रोम्बस यहाँ से जब डिसलार्ज हो जाता है तो ये जाके मैसिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म काज कर सकता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पर इस तरह से भी अक्सर आता है कि एक पेशेंट है उसको जो है डीवीटीज़ है, तो हमारे पास सबसे पहले कहाँ पे जाके इंटर होगा, एक इंटर होता है एक लार्ज होता है, तो ये सबसे पहले इंटर किस चीज़ में होगा, राइट आर्टरियम में इंटर होगा। वेन से जा रहा है ना, तो हार्ट के अंदर इंटर होगा पहले राइट आर्टरी में। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले ये लार्ज क्लॉट विल लार्ज इन विच आर्टरी या इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो फिर क्या है, आर्टरी नहीं देंगे ना, वो कहेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पेशेंट हैज डायबिटीज एंड द क्लॉट विल लार्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में तो क्लॉट जाएगा, सबसे पहले इंटर राइट आर्टरियम में होता है, लेकिन वहाँ राइट आर्टरियम में ये एक्युमुलेट नहीं होता, वहाँ पर स्टक नहीं होता, ये वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में जाके ये ब्लॉक कर देगा, क्लॉट वहाँ पर लार्ज हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो अगर लार्ज की बात करें तो आपने पल्मोनरी आर्टरी लगाना है, लार्ज मतलब LODGE इस तरह से होता है। और अगर वो कहें फर्स्ट इंटर इन, फिर राइट आर्टरियम लगाना है। और अगर पूछें कि इसका ओरिजिन किधर है, ये बन कहाँ पे रहे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो वो क्या डीप वेंस ऑफ द लंग्स, उसमें पोप्लिटियल वेंस आते हैं, फेमोरल वेंस वगैरह आते हैं। काज क्या था, इमोबिलिटी मेनली, बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं या प्रोलॉन्ग ट्रेवल वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट विद, ये हो गया। आगे है फीमेल विद इंट्राडक्टल ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एक फीमेल है उसको इंट्राडक्टल ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। ऑल फीचर्स सजेस्टिव ऑफ इंट्राडक्टल कार्सिनोमा विद पेरिफेरल डेस्मोप्लेजिया है। व्हाट इज डेस्मोप्लेजिया, डेस्मोप्लेजिया क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का वो होता है ना, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन अगर होती है उसको कहते हैं डेस्मोप्लेजिया। नॉर्मल A/A रेशो, कैपिटल A है डिवाइडेड बाय स्मॉल a है ना, रेशो वुड बी मोर देन, तो ये नॉर्मल कितना होता है 0.75 से ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय मैस्ट सेल्स क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ IgA, लेकिन मैस्ट सेल IgA तो प्रोड्यूस नहीं करते आई थिंक। अब वो वैसे बस ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछ लेते हैं ना कि उनका कोई रिलेशन नहीं होता। अब वो असल में पूछना ये चाह रहा है कि IgA कितने परसेंटेज में प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है IgA क्या है 30%, और ये प्रोड्यूस हो रहा था म्यूकोजल सेल्स से, म्यूकोजल सेल GIT में और रिस्पायरेटरी ट्रैक में, और वहाँ पर म्यूकोजा में ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस। अगर IgA की डिफिशियंसी होगी तो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे और साथ में GIT ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, डायरिया होगा, साथ में निमोनिया वगैरह बार बार होगा। तो ये IgA इन्फेक्शन के, IgA डिफिशियंसी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो ड्रग फॉर मोशन सिकनेस है, मोशन सिकनेस के लिए ड्रग कौन सा होता है, प्रोमिथाजिन। अब एक है मोशन सिकनेस है, एक है मॉर्निंग सिकनेस है, और एक है माउंटेन सिकनेस। अब जो माउंटेन सिकनेस है उसका मतलब आप जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं उसके लिए देते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, जैसे एसिटाजोलामाइड है। अच्छा, और जो हमारे पास नहीं बल्कि वो होते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, तो वो देते हैं, इसको कहते हैं वो माउंटेन सिकनेस। एक हमारे पास मोशन सिकनेस या ट्रैवल सिकनेस, जब आप ट्रैवल करते हैं कुछ लोगों को क्या आती है, नोजिया वोमिटिंग होती है,
तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास कोपोलामीन है, दूसरे नंबर पे प्रोमेथाजीन है। और मॉर्निंग सिकनेस एक होती है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट्स में होती है, तो उनको सुबह के टाइम जब उठते हैं तो उनको नोजिया वोमिटिंग हो रही होती है, तो उसके लिए क्या देते हैं, बेस्ट पैराडॉक्सिन है, विटामिन B6। अच्छा, फिर उसके बाद है स्टूडेंट केम विद। अच्छा, यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो गए। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।